नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हम हिंदी पट्टी पे बात करते रहते हैं, हिंदी में बात करते रहते हैं, तो बाकी राज्य अक्सर छूट जाते हैं। राजनैतिक दृष्टिकोण से भी और जो सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा नहीं कर पाते कि उन राज्यों में क्या हो रहा है, खास करके साउथ के जो राज्य हैं और उसमें भी केरल जो है सबसे पीछे चला जाता है। आज हम केरल पर बात करेंगे। हमारे साथ केरल के वरिष्ठ पत्रकार हैं गिलवेस्टर साहब। गिलवेस्टर भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। गिलवेस्टर भाई वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीटीवी में काम किया हुआ है, डेक्कन हेराल्ड में काम करते हैं, कई अखबारों में, कई चैनलों में काम किया और बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं गिलवेस्टर भाई केरल की। कई बार हमारे डिबेट में आ चुके हैं गिलवेस्टर भाई, और हम आज उनसे समझेंगे कि केरल में चल क्या रहा है। एक तो जो है वही बड़ा हॉट मामला है, केरल का एक व्यक्ति आनंदू ने आत्महत्या कर ली और उसने एक लेटर छोड़ा है। उसमें कहा है कि किस तरह से आरएसएस के व्यक्ति ने उसके साथ गंदा काम किया, उसका बलात्कार किया। उसके बाद और भी जब जय कहीं जाता था तो उसके साथ दूसरे लोग भी करते थे, और यहाँ तक कहा कि डंडे से उसे पीटते थे, और फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होकर के उसने आत्महत्या कर ली। ये एक अलग कहानी है। हालांकि बीजेपी के लोग इसके बचाव में आ गए और कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है, रहस्यमयी मृत्यु है, और कांग्रेस जो है आरएसएस को बदनाम कर रही है। लेकिन दरअसल कहानी है कि कांग्रेस बदनाम नहीं कर रही है। केरल में जो ये घटना हुई है, आनंदू ने खुद ही लिखा है, उसने नोट लिखा है। मृत्यु से पहले उसने जो है वो लिखा है किसने क्या किया, उसने उसका नाम भी लिखा है। उसके अलावा केरल की एक और बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि केरल जो है पश्चिम एशिया का पहला ऐसा राज्य घोषित हो गया है जहां अत्यंत गरीबी खत्म कर दी गई, और दक्षिण एशिया का पहला राज्य। उसके अलावा एक और खबर वहां से है कि आप जानते हैं कि केरल जो है बेहद शिक्षित राज्य है, और वहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है खासकर बच्चों की, इन्फेंट की, वो अमेरिका से भी पीछे है। अमेरिका भी केरल से आगे। तो उस बात के लिए भी बड़ी तारीफ होती है केरला की, और केरला कई मायनों में भारत के लिए रोल मॉडल हो सकता है या है। अब ये अलग बात है कि केरल से बहुत वाकिफ नहीं है उत्तर भारत के लोग, और कई सारी चीजें, कई सारे बदलाव जो वहाँ आ रहे हैं उससे उत्तर भारत परिचित नहीं है। तो हम आज प्रयास करेंगे कि केरल में क्या चल रहा है गिलवेस्टर भाई से समझे, और हम अपने उत्तर भारत के जो हमारे साथी हैं, जो आप हिंदी बोलने वाले लोग हो या जो महाराष्ट्र के, गुजरात के और दूसरे प्रदेश के लोग हैं, उनको समझ में आया कि केरल में क्या परिवर्तन हुआ है। वहाँ जो है एक, मैं जब पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, उसमें था कि केरल के कोट्टायम में 63 साल की स्वर्णम्मा रहती हैं, विधवा हैं, पूरा जीवन किराए के घर में रही। एक दिन जिला प्रशासन की टीम घर पहुंची, 10 लाख रुपए दिए ताकि वो घर बनाए और बचत करें। स्वर्णम्मा ने 6 लाख रुपए में 3 सेंट यानी 1306 वर्ग फीट जमीन खरीदी, जिस पर अब घर बन रहा है। स्वर्णम्मा जैसे केरल में 64,000 परिवारों के 1.03 लाख लोग और हैं जिन्होंने अत्यंत गरीबी में जीवन गुजारा। अब उनकी जिंदगी बदल गई। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और वहां से कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, उनके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जिनकी आय 158.10 रुपए प्रतिदिन से कम है, वो अत्यंत गरीब की कैटेगरी में आते हैं। केरल ने इस मानक से आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया और इसे मानवीय गरिमा नाम दिया। इसमें सामाजिक संगठनों की मदद अभूतपूर्व रही, और अब कहा जा रहा है कि 2010 से ये प्रयास शुरू हुआ है, और राज्य सरकार ने 1300 सर्वेयर की टीम 14 जिलों में उतारी, जिनके पास भोजन, स्वास्थ्य, आय और आवास नहीं थे, उन्हें चुनने का टास्क दिया गया। हिंदी पट्टे में ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि 1300 सर्वेयर उतारे गए उनके 14 जिलों में, कि पता करो कि किनके पास जो है भोजन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आय नहीं है, आवास नहीं, उनको ढूंढो। ये मेरे मन में अक्सर रहता रहा कि हर गांव से ऐसे लोगों को ढूंढा जाना चाहिए कि कौन है जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास स्वास्थ्य के लिए कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं है, उनकी संख्या गिनी जाए। लेकिन ये देखिए यहाँ कर रहे हैं, और इसमें यह है कि टीमों ने ग्राम सभाओं, फोकस ग्रुप डिस्कशन में ऐसे 1,03,099 लोगों को खोज निकाला। 81% ग्रामीण इलाकों में रहते थे, 68% अकेले जी रहे थे, 24% को
समस्याएं और 21 को भोजन और 15 को घर की कमी थी। और और शुरू हुआ, इसके 73,000 माइक्रो प्लान बनाए गए। शुरुआत कोट्टयम 778 और इससे 4,394 परिवारों को आय का 29,427 परिवार को दवाएं, 4,029 को मेडिकल मदद, 424 को हेल्थ केयर, 154 के घर बनवाए गए, 3,913 को घर दिए गए, 1,338 को जमीन दी गई, 743 परिवारों को किराए के घरों में शिफ्ट किया गया। ये सारे कार्य हुए। गिलवेस्टर भाई, ये आपके प्रदेश की अच्छी खबर है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और कैसे पिनियन सरकार ने ये किया? देखिए, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो पहली जो कैबिनेट हुई थी उसी में ही ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ के जो अति गरीब लोग हैं, जो एक्सट्रीम पावर्टी जिसको कहते हैं हम लोग, और उसमें जीने वाली जो परिवार हैं और जो जिनका कोई नहीं है, ऐसे भी लोग तो करीब मेरे ख्याल से 70-75 हजार से ऊपर थे, 1 लाख के करीब थे। तो इनके बारे में जो है ये सोचा गया था कि कुछ किया जाए। और आपको पता है कि ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो सत्ता में आती हैं, वो केवल ऐसे निर्णय लेती है जिसका कि उनको कोई चुनाव में जिसका बेनिफिट हो, या तो बड़े किसी जातीय विभाग के लिए कुछ करती है, या कोई बहुत बड़े रिलीजियस ग्रुप के लिए, या उन सभाओं के लोगों के लिए कुछ करती है, ताकि एक वोट बैंक का भी जो है उसके ऊपर नजर होती है। लेकिन ये जो है कोई वोट बैंक नहीं है, और अगर इनके लिए कुछ करेंगे भी तो इनसे कोई उम्मीद भी नहीं, कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी ये उम्मीद नहीं लगा सकती कि उनके वोटों से जो है कोई जीत या हार का फैसला हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि भाई जब इसमें कोई ऐसी राजनीतिक कोई उनकी इंटरेस्ट नहीं था या कोई वोट का इंटरेस्ट नहीं था, इसके बावजूद भी पहली प्रायोरिटी उन्होंने ये रखी कि ऐसे परिवारों को ढूंढा जाए, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाए जो बहुत ही ज्यादा गरीबी, अति गरीबी में जो जी रहे हैं, जिनका कुछ नहीं है, सर पे छत नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जमीन नहीं है, या खाने के भी लाले पड़े हैं जिसको कह सकते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो है पहचान करने के लिए इन्होंने सारी पंचायतों के थ्रू, आपको पता है कि केरला में जो है पंचायती राज काफी मजबूत है। वो इसलिए भी मजबूत है क्योंकि 1996 में जब वामपंथी सरकार आई थी तो उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था यहाँ पे, जिसको पीपल्स प्लान का नाम दिया गया था। यानी जो भी पंचायत है उनको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपनी प्लानिंग खुद करे, अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाए, अपने रिसोर्स मैपिंग खुद करे। तो उसके जरिए वो बहुत बड़ा कैंपेन था जिसके जरिए यहाँ पे सारे जितने भी पंचायत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के पंचायत हो, जो भी वहां पे रूल करता हो, लेकिन ऑलरेडी एक बहुत अच्छा जो है एक डेटा बेस जिसको कहते हैं, वो हर पंचायत ने जो है बनाया है केरला के अंदर। और उसके लिए बहुत रिसर्च किया है जिसमें उनको हर पंचायत में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हर पंचायत में कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या है, हेल्थ रिसोर्सेज क्या है, यानी कि सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, सबके ऊपर जो है बहुत गहरी पढ़ाई हुई है, रिसर्च हुई है। उसके बाद सब पंचायतों का इंडिपेंडेंट जो है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और पूरी मैपिंग की गई है। तो वो एक डेटाबेस जो है बहुत स्ट्रांग है, और उस डेटाबेस के चलते ये है कि हर पंचायत में पता है कि भाई कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, कितने लोग जो हैं सामान्य वर्ग के हैं, या बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं। लेकिन इन लोगों का ज्यादा उसमें आता नहीं था क्योंकि ये लोग ज्यादातर इतने कांटेक्ट में नहीं रहते थे जितने भी बहुत ही अति गरीब लोग जो हैं, और ग्राम सभा में भी इनकी मीटिंग्स में आना जाना बहुत कम होता था। तो ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा जरूरी था कि भाई कौन है ये लोग जिनका कोई नहीं है, जो बिल्कुल बेसहारा है। तो इसीलिए जो है पंचायतों ने, और साथ में जो कुटुंबश्री जो यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है महिलाओं का, स्वयं सेवी जो महिलाओं का जो संगठन है बने हुए। स्वयं तो सहायता समूह बिहार जी में भी जी इसमें जी, काफी काम हुआ है, बिल्कुल। हाँ, जो कुटुंबश्री अगर आप देखें, आप उसकी डिटेल देखें तो मेरे ख्याल से केरला में तो, इंडिया में तो सबसे बड़ा है ही है वो, लेकिन कई विदेश के राज्यों से लोग उसको पढ़ने के लिए और वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है उसके जरिए उसको देखने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट अपने राष्ट्रों में करने के लिए यहाँ आते हैं। बाहर के विदेशों से काफी लोग आके देखते हैं वो। तो उनके जरिए भी ये काम किया गया, और एक काफी जो क्या कहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस करके
डिटेल स्टडी सब डिपार्टमेंट्स ने करके जो है आइडेंटिफाई किया है। और उसके चलते उन्होंने जो है जैसे घर जिनके नहीं थे उनको घर बनाने के लिए, जमीन जिनके पास थी उनको जमीन देने के लिए, और जो उनका खाने का प्रबंध है ताकि उनको 3 टाइम का खाना मिल सके। अगर जो खुद नहीं बना सकते हैं तो ऐसा कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जो है उनको सस्टेन किया जाए, वो सारी चीजें इन्होंने की हैं। और नवंबर 1 तारीख को जो है इसकी घोषणा होगी, और उस दिन जो है केरला अति गरीबी से मुक्त राज्य का दर्जा जो है पाएगा, और हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जो अति गरीबी से जो मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल विल भी थी वामपंथी सरकार की। साथ में जो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है केरला के अंदर लोकल बॉडीज का और जो कुटुंबश्री का, और जो बाकी जो एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम है यहाँ पे, और साथ में जो जो केरला की जो जनता है उसका जो एक सोशल कामों में उसका जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, उनकी जो पार्टिसिपेशन है, ये सारा मिलकर जो है उसका श्रेय उसको जाता है। जो एक साइकोलॉजी है केरला की, या केरला की सोच है जिसको कह सकते हैं कि समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाइए, साथ लेके चलिए, तो उसके चलते हुए जो है ये सारी चीजें यहाँ पे कामयाब हो पाई हैं। तो मुझे लेकिन मेरी बात भी हुई थी यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर एमबी राजेश के साथ, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर एक सीरीज की थी इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर, अभी पिछले 2 महीने पहले ही मेरी बात हुई थी उनसे, और डिटेल में मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको सस्टेन कैसे किया जाएगा। तो वो कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि जैसे लैंड के लिए हम बाकी प्राइवेट पार्टीज को भी जो है अप्रोच करें, ताकि एक लैंड बैंक बनाया जा सके जहां से डोनेशन बड़े मिले, क्योंकि सरकार को मेरे ख्याल से ये सारी जो फाइनेंशियल वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इतना रिसोर्सेस है नहीं यहाँ पे। तो एक एनजीओ और बाकी सबको मिला के, जो पूरे सोसाइटी के सब लोगों को मिला के उनके रिसोर्सेज को पूल करके जो है इसको सस्टेन कैसे किया जा सकता है वो देख रहे हैं। घरों के लिए जमीन, साथ में जो बाकी प्रबंध है उसके लिए भी जो है कई एजेंसीज जो है, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी हैं, उनको भी किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करके, क्योंकि आपने डिक्लेयर तो कर दिया, चलो नवंबर 1 तारीख को आपने डिक्लेयर कर दिया कि जी इतने लोगों को हमने अति गरीबी से बाहर निकाल दिया, अब एक भी अति गरीब आदमी केरला में नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या, 1 महीने के बाद क्या, 2 महीने के बाद क्या, क्योंकि वो उसको सस्टेन करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिनको आप जितना भी तो सहायता दोगे, इनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वैसा कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, तो उनको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, इसलिए वो सपोर्ट सिस्टम जो है बरकरार रखना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है यहाँ के मंत्री का भी मानना था कि सही बात है, उसको सस्टेन करना भी हमारे लिए, तो उसका भी एक रोड मैप वो तैयार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो खबर है कि मोर्टेलिटी रेट जो इन्फेंट की बच्चों की है वो बेहद कम है, और अमेरिका से भी कम है, और वहाँ वहाँ जो 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 आर्थिक विकास भी है, पर कैपिटा इनकम भी जो है केरला का, वो अमेरिका की से कहीं आगे है, अमेरिका से पीछे नहीं है। वो कैसे संभव हो पाया? जैसा आप जानते हैं धनंजय जी कि केरला में पहली सरकार जो आई थी वो एक वामपंथी सरकार थी 1957 में, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो पहली वामपंथी मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ही वामपंथ के जरिए, चुनाव के जरिए एक सरकार आई थी। तो शुरू से उस सरकार का जो फोकस रहा है वो हेल्थ और एजुकेशन में था केरला के अंदर, और साथ में जो है भूमि सुधार के ऊपर कि भूमि दी जाए। तो वो 3 जो बड़े मुद्दे हैं वो 1957 से जो है जो सरकार बनी थी तब से लेके अभी तक जो है ये सरकारें लगातार उस पर काम करती आई हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वामपंथी को इसका श्रेय जाता है, जो भी कांग्रेस की सरकारें भी आई हैं बीच बीच में 5-5 साल के बाद, उन्होंने भी इसको जो है मेंटेन किया है, उन्होंने भी उसी तरह से काम किया जैसे वामपंथी सरकारों ने किया है। ऐसे नहीं किया कि उन्होंने जो ये हो गया उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, जैसे कई सरकारों के बीच में होता है कि कोई अच्छी चीज हो उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने कभी ऐसा किया नहीं कि उसको डिस्ट्रॉय किया, बल्कि उसके ऊपर कैसे उसको बेहतर किया जाए। तो वो एक जिसको कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों सरकारों का रहा है इन मामलों में। तो उसके चलते जो है जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायती राज और यहाँ जो 3 टायर हेल्थ सिस्टम है वो भी काफी मजबूत है, जो पंचायतों का हेल्थ सिस्टम है वो भी बहुत मजबूत है। और सारी जो रिपोर्टिंग है लोगों की जो एक क्या कहते हैं एक अवेयरनेस जो जो है। कुछ बीमारी वाले हो जाए या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए उसको टालते नहीं है यहाँ पे, एकदम जो है नजदीक है किसी
हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जरूर जाते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि रिपोर्टिंग बहुत होती है, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि इतने ज्यादा कैसे डिजीज आ रही है या इतने ज्यादा कैसे बीमारियां हो रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि लोग जो है बीमारियों को छुपा के नहीं रखते, जैसे कई बार टाल देते हैं ना कि नहीं चलो छोड़ो परे, वैसा नहीं है। एक हेल्थ सीकिंग, हेल्थ फैसिलिटी सीकिंग पॉपुलेशन है केरला की, और वो वहां जाके एग्रेसिवली जो है आते हैं वो लोग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाके। उसी तरह महिलाओं का भी देख लीजिए, जो मेटर्निटी है उस पे भी उनका काफी जो है एक वो रहता है कि जब से, और हर गांव में या शहर में जो है पीरियोडिक चेकिंग, ताकि बच्चा जच्चा की जो है पूरी देखभाल, वो पूरे हर पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं। उसी के चलते जो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको वो इस लेवल तक ला के आए हैं कि 5 तो कहते हैं कि अमेरिका से भी नीचे लेके आ गए हैं, कि अमेरिका का भी 5.6 या 7 है और केरला का भी 5 है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना ज्यादा केयर बच्चों के ऊपर उन्होंने दिया, या जो मेटर्निटी में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर दिया है, जिसके चलते जो है ये हासिल कर पाए हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल विल और साथ में जनता की जो जागरूकता है स्वास्थ्य के मामले में, वो सारा इसका कारण भी है। जी, तो वहाँ क्या सारे सरकारी अस्पताल हैं? सरकारी अस्पताल में ही सारे लोग जाते हैं या प्राइवेट अस्पताल भी हैं? क्या किस तरीके से है वहाँ? जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ सरकारी अस्पतालों की बड़ी बुरी हालत है। वहाँ इलाज समय पे नहीं होगा, मेडिसिन नहीं है, वहाँ डॉक्टर लापरवाही बरतते हैं, तमाम तरीके की समस्या आती है। क्या केरल में इस तरह की समस्या नहीं आती है? देखिए केरला में जो है सरकारी के से भी ज्यादा जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन वो करता है आपका जो हायर लेवल का है, जो सुपर स्पेशलिटी या क्या कहते हैं मल्टी स्पेशलिटी, उसमें ज्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर है। और जो क्लिनिक्स भी हैं प्राइवेट सेक्टर में वो भी थोड़ा स्पेशलिटी ट्रीटमेंट देती है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये सरकारी तंत्र से ही होती हैं। जितना भी जो ये जितना भी आपका इम्यूनाइजेशन का काम है, जितना भी आपका महिलाओं की हेल्थ का काम है, ये सारा जो है यूनिवर्सल प्रोग्राम जो है वो सब गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से ही होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। प्राइवेट का आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ा रोल है केरला के अंदर हेल्थ सेक्टर में। और वो यहाँ तो ये भी कहना है कि प्राइवेट सेक्टर करीब 55 से 60% जो है हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो प्राइमरी लेवल हेल्थ नहीं है, वो जो है कुछ सुपर स्पेशलिटी या जो ऊपरी लेवल जो जहां पे थोड़ा स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जो है ज्यादा काम करते हैं। लेकिन बाकी काम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लोकल बॉडीज का भी काफी रोल है, जो पंचायत या आपके जो जिला पंचायत है उनका भी काफी फंड जो है वो लोग भी इसकी देख करते हैं। और साथ में डिजिटल डेवलपमेंट सोसाइटीज बनाई गई हैं जिसमें समाज के लोग उसमें रहते हैं। तो जो पार्टिसिपेशन है सब सबकों की हॉस्पिटल को चलाने में, हॉस्पिटल की डेवलपमेंट, उसमें उसका योगदान रहता है। तो बीच में जो उनकी मीटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी व्यू लगातार रहता है। लेकिन जरूरी है बहुत ज्यादा प्रेशर हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कि सब कुछ दुरुस्त है। काफी प्रेशर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर्स की भी कमी है। और एक और जो मैंने ये पाया है केरला के अंदर कि अगर आपको जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ आपको मिल सकती है, लेकिन लोगों की ये टेंडेंसी रहती है कि सीधे वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाए, और वो इसको बाय जाता है। उससे क्या होता है कि जो बड़े अस्पताल हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो बीमारियां प्राइमरी या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ट्रीट की जाती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तालुक हॉस्पिटल्स में जिनका निवारण हो सकता है, वहां से भी लोग ज्यादातर जो है मेडिकल कॉलेज की तरफ ही कूच करते हैं। उसका कारण ये है कि उनके मन में ये रहता है कि शायद मेडिकल कॉलेज में बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं तो वहां से ही करवा लिया जाए। लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि जब ये रेफरल सिस्टम खराब होता है, क्योंकि रेफरल सिस्टम इससे कमजोर हो जाता है, तो उससे प्रेशर जो है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। और जो नीचे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी तरह से उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। और कई बार तो डॉक्टर्स भी लेथार्जिक हो जाते हैं, सोचते हैं कि जाने दो, मेडिकल कॉलेज की तरफ ही जाने दो। और कई जनरल हॉस्पिटल, तालुक हॉस्पिटल में भी ये टेंडेंसी होती है कि थोड़ा सा बीमारी ज्यादा होगी
हालांकि वो वहां ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको रेफर कर, उनको भेज देते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो वो एक समस्या केरला के अंदर अभी नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि प्रेशर यहाँ पे, आपको पता है कि जनसंख्या भी बहुत है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक है, तो उस वजह से प्रेशर भी ज्यादा है हॉस्पिटल के ऊपर। एक और है कि आम तौर पे देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने के लिए परेशान होता है कि मुझे मंत्री बना दो। आपके यहाँ के एक नेता है जो बीजेपी के पहली बार नेता बने हैं जीत करके, सुरेश गोपी जो अभिनेता है, उनका मैं पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे मंत्री मत बनाओ, मेरी कमाई घट गई है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं वापस फिल्मों में लौटना चाहता हूँ। वो क्या है, वो जरा बताइए। देखिए, सुरेश गोपी यहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। यहाँ पे 3-4 सुपरस्टार हैं, जैसे मम्मूटी हैं, मोहनलाल जिनको अभी ज्ञान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो हैं, और ये सुरेश गोपी है। ऐसे 3-4 लोग हैं जो हमेशा बहुत ही टॉप नंबर पे रहे हैं। तो सुरेश गोपी को जो है, जैसे इन्होंने बीजेपी 2016 में ज्वाइन की थी, 2016 के बाद इन्होंने 2-3 चुनाव लड़े थे, पर उन चुनावों में हार गए थे। जो असेंबली के चुनाव भी लड़े थे उसमें भी हार गए थे, और पिछली बार जो 21 वाला असेंबली का चुनाव है उसमें भी हार गए थे। तो इस बार उन्होंने इनको जो है त्रिशूर लोकसभा सीट से खड़ा किया। तो उसमें ये हुआ कि वो एक सिटिंग सीट थी कांग्रेस की, तो इन्होंने वहां पे जीत हासिल की, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी बीजेपी की, क्योंकि केरला के अंदर एक लोकसभा सीट मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी वामपंथी और कांग्रेस पार्टी को हराकर उनके ही गढ़ में। तो बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो सुरेश गोपी जीत तो गए, लेकिन यहाँ से एक प्रेशर भी बना कि जब ये लोकसभा एमपी मिल ही गया है तो क्यों ना इन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि जॉर्ज कुरियन ऑलरेडी राज्यसभा के थ्रू मंत्री बने हुए हैं। तो एक लोकसभा का भी जो है प्रतिनिधि उसको मंत्री बनाया जाए। पहली बार हुआ कि कोई लोकसभा में जीता आदमी, क्योंकि पहली सीट जीती थी, तो जब उनको मंत्री बनाया गया तब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो यार 24/7 काम है। जिस तरह से कंगना रनौत मंडी में, माफ कीजिए एक मिनट, जिस तरह से कंगना रनौत भी कई बार बोल चुकी है कि उनसे नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है। सुरेश गोपी के लिए शुरू से जब उन्होंने ये संभाला कार्यभार, तो उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा काम, 24/7 काम है ये। और उन्होंने अमित शाह जी से जाके बात भी की थी। उन्होंने एक पूरी लिस्ट अमित शाह को पेश की कि भाई कितनी फिल्में मैंने साइन की हैं और उनकी शूटिंग सारी तय है, तो अगर मैं मंत्री मंडल में शामिल होके काम करता रहा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सारे प्रोड्यूसर से करोड़ों रुपया जो डूब जाएगा, साथ में जो बाकी एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए भी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अमित शाह ने वो सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आप फिल्म की बातें छोड़ दो, भूल जाओ, आप काम करिए मंत्री के रूप, जनता की सेवा करिए। तो उसके बाद आके उन्होंने अपना यहाँ दुखड़ा भी रोया था जनता के सामने कि मुझे कहा जा रहा है कि कंटिन्यू करें। तो अभी पीछे 3-4 दिन पहले एक फंक्शन में जनता के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि, लेकिन उन्होंने इसमें एक ट्विस्ट ये दिया कि उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं, और मेरी जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं सदानंदन मास्टर, जो कन्नौर से हैं, इनको अभी हाल ही में नॉमिनेट किया था राज्यसभा के लिए। तो उन्हें जो है ये मंत्री का स्थान दिया जाए। अब सदानंदन मास्टर का ये है कि वो आरएसएस के बहुत बड़े नेता भी हैं, और संघ परिवार के बड़े माने जाने नेता है। साथ में उनके दोनों टांगे जो हैं, एक जो कथित रूप से जो सीपीएम के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था, और उससे जो उनकी 2 टांगे चली गई थी, दोनों टांगे चली गई थी, और अभी वो उसके सहारे, आर्टिफिशियल लिम्स के सहारे रहते हैं। तो वो हमेशा जो है, इवन प्रधानमंत्री मोदी और बाकी बड़े नेता उनका काफी सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इन्होंने इतना जो है त्याग किया है पार्टी के लिए और संगठन के लिए। तो सुरेश गोपी का यह कहना है कि वो जो है मेरे से ज्यादा डिजर्व करते हैं मंत्री बनने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि जो केंद्र नेतृत्व है वो मुझे इससे फारिग करे और उन्हें जो है मंत्री बनाए। लेकिन ये सब कहने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी कमाई बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो मुझसे ये मंत्री जो, अगर मैं मंत्री बना रहा तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। मेरी कमाई जो है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि
इट हैज शॉट डाउन, इट हैज डिक्रीज वेरी सिग्निफिकेंटली। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो वो एक बात उन्होंने कही, तो उससे जो है थोड़ा सा उनकी जो सीरियसनेस है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी आ गया कि वो सिर्फ अपने पैसे कमाई के लिए जो है मंत्री स्थान छोड़ना चाहते हैं। जबकि यहाँ पे प्रॉमिस ये किया गया था कि हमें एक मंत्री मिला है, बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि ये जनता की सेवा करेगा, चाहे जो मर्जी जिस समय भी आप जाओ हमेशा जनता की सेवा में लीन रहेगा। लेकिन वो मंत्री जो है अब ये कह रहा है, तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी है। हालांकि बीजेपी भी चाहती है कि किसी तरह से सुरेश गोप से किनारा किया जाए, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि भी ये आदमी इस तरह से बिहेव करेगा। अभी पीछे कुछ एक मीटिंग्स में उन्होंने कई लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी के साथ बात भी की। एक बुजुर्ग आदमी आए, उन्होंने अपने घर के बारे में कुछ कहा कि मेरा घर टूटा हुआ है, मुझे घर के लिए, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन उठाया कि इसको इधर मत लेके आओ, मेरे पास जाओ, अपने मुख्यमंत्री को दो, मेरे पास क्यों लेके आ रहे हो। तो ऐसे उसको डांट फटकार के भगा दिया और वो बहुत बड़ा इशू बना केरला के अंदर। उसके बाद सीपीएम के लोगों ने उस बुजुर्ग को जो है घर बनाने के लिए जो है पैसे दिए हैं। अब उसका घर बन रहा है उस बुजुर्ग का, कि हम बना के देंगे आपको घर। तो इस तरीके से कई लोगों के साथ बड़े रैश तरीके से और रूट तरीके से बात कर रहे हैं, और बीजेपी के यहाँ के लोकल नेताओं के वो काबू में नहीं आते हैं, क्योंकि बड़े सुपरस्टार हैं, तो इतना आसान नहीं उनको काबू करना। तो अब पता नहीं ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है कहीं ऐसा ना हो कि शायद मान भी जाए। अब देखना ये है कि किस तरीके से, अगर वो सदानंद मास्टर को बनाते हैं मंत्री, उससे बीजेपी के वर्कर्स के अंदर तो खुशी होगी, लेकिन जो त्रिशूर की जो जनता है जिन्होंने वोट किया, उनके ऊपर क्या असर होगा वो देखना होगा। हाँ, और ये आनंदू वाले प्रकरण में क्या हुआ है, जो उसने कहा है कि उसने तो बाकायदा आत्महत्या करने से पहले नोट लिख गया, और उसने कहा कि आरएसएस वालों ने हमारे साथ जो है बचपन से, जब मैं छोटा था तब से मेरे साथ बलात्कार करता रहा, हमारा पड़ोसी था वो, बाद में जहाँ शिविर में जाता था वहां दूसरे लोग करते थे उसके साथ, उसको डंडे से पीटते थे, तमाम चीजें। हालांकि वो अब उसको बीजेपी अपने तरीके से ट्विस्ट करने में लगी है कि रहस्यमय मृत्यु हुई है और आरएसएस को बदनाम किया जा रहा है। आरएसएस की इस घटना से आरएसएस की छवि वहां क्या बनी? देखिए धनंजय जी, आप जानते हैं कि केरला में जो है आरएसएस काफी मजबूत संगठन है। हालांकि इतना मजबूत है कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा शाखाएं केरला में लगती है, भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं। इतना मजबूत संगठन है आरएसएस का केरला के अंदर, और काफी पहले से, अभी से नहीं है, बहुत पहले से। और लेकिन वो उसको जो है वो एक पॉलिटिकल उसमें वो तब्दील नहीं कर पाए थे इलेक्ट्रली या फिर बाकी उसमें, लेकिन संगठनात्मक रूप से आरएसएस काफी मजबूत है। तो बहुत शाखाएं हैं। तो जब ये अब प्रकरण आया, क्योंकि इस लड़के ने खुद अपने सुइसाइड नोट में ये सब कुछ कहा है, तो उसे इतने आराम से जो है उसको खारिज कर देना आसान नहीं है। क्योंकि उसका ये 3-4 पेज का जो सुइसाइड नोट है वो बहुत डिटेल में लिखा है, और काफी समझ, जिसको कहते हैं कि जिसने ये कुछ सहा है, सारी पीड़ा सही है, उसके थ्रू आया एक जो है, उसकी जो पीड़ा है उसमें झलक रही है। तो अभी तक जो है बीजेपी ने या आरएसएस ने केरला के अंदर इसके बारे में कोई बहुत बड़ी जो है टिप्पणी नहीं की है, ना ही इसका कोई बहुत जोरदार खंडन किया है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। और पुलिस भी जो है थोड़ा इसमें ढील बरत रही थी शुरू से, कि ना जाने क्या कारण है उसके, वो अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि देखिए, उस फैमिली ने अभी अपना बच्चा खोया है, तो वो अभी सदमे में है, इसलिए हम अभी एकदम जाके उनके जो है ये नहीं ले सकते, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर सकते, या एकदम हम जो है कार्रवाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो वो ऐसी दलील दे रहे हैं। और जो इसमें जो बच्चे ने, उस युवा ने जो बातें की है, उसमें कुछ एक हिंट उसने दिए हैं कि किस किस ने उसको जो है उसका यौन शोषण किया है। इसमें कुछ लोगों के शॉर्ट नेम भी दिए गए हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि हम कोशिश करें कि इनके परिवार के लोगों से, इस लड़के के दोस्तों से और बाकी जान पहचान के लोगों से सबसे बातचीत करके ये पता लगाएं, क्योंकि फैमिली फ्रेंड भी है उसमें शामिल जिसने यौन शोषण किया है, जिसको जो उसके पिता के मित्र भी थे, ऐसे बोला है। तो इतना इतना मुश्किल नहीं होगा ये आइडेंटिफाई करना कि भी कौन कौन लोग हैं। तो अगर हम पुलिस की माने तो वो कह रहे हैं कि भी 2-4 दिन के अंदर हम ये जो है बड़ी सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। थोड़ा सा ये माहौल थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि उनके परिवार वाले लोग अभी भी सदमे में हैं। तो लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर अभी तक कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की है केरला के अंदर, ना ही आरएसएस की तरफ से कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें सच्चाई तो है, सच्चाई है। और तो क्योंकि पुलिस उस ने लड़के ने एफआईआर दर्ज किया है कि नहीं किया? पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया या नहीं किया? किसी को अरेस्ट किया एफआईआर या तो नहीं किया? होगी है, अरेस्ट नहीं किया, एफआईआर तो होगी है।
लेकिन एफआईआर में उन्होंने आरएसएस का नाम नहीं लिया है, ऐसा आरोप आया है। उसने सिर्फ संगठन कहा है। तो लगता है कि कुछ प्रेशर तो है अब। और कल मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था पत्रकारों ने कि क्या आपकी इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार या पुलिस। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी मेरी नजर में, मेरे उसमें आया तो है ये प्रकरण, ये मामला, लेकिन कानून अपना काम करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन जाहिर है कि इससे बहुत बड़ा सद एक जो है शौक आया है पूरे सब समाज के अंदर, क्योंकि इतनी व्याप्ति है इसकी। उन्होंने कहा है, एक दो लोगों की बात नहीं है, उन्होंने कहा कि जो ओटीसी की ट्रेनिंग होती है, उन कैंप्स में शोषण होता है बच्चों का। तो वो एक बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ा सामाजिक कुरीति है ये जो चल रही थी। तो उस ढंग से देखा जाए तो इसकी तो बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, और अगर सही जांच होती है तभी इसका मामले का पूरा वो बाहर निकलेगा, जो भी सच्चाई है। जी, जी। तो ये जो है गिलवेस्टर भाई हमारे साथ बात कर रहे थे केरल को लेकर के, और हम चाहेंगे कि गिलवेस्टर भाई सप्ताह में कम से कम 1 दिन आकर के केरल का हाल बयान करें, ताकि हमें वहाँ की जानकारी मिलता रहे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गिलवेस्टर भाई, आप आए और आपने केरल के जो सवाल थे, केरल की जो तरक्की थी, उस पर बात की। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ, और हम चाहते हैं कि अलग-अलग राज्यों के ऐसे ही छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ आएँ और आपको हम वाकिफ़ कराते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।